माही तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए तुम ऐसी बातें मत किया करो मेरे सामने। शाज़िल खुद पे जब्त किए बोला, मैंने बस एक बात कही, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। माही ने शर्मिंदगी से कहा, आइंदा एहतियात किया करो और प्लीज़ ऐसी बातें आरविश के सामने मत करना। शाज़िल ने कहा, जी। माही ने सर को जंबिश देते हुए कहा, तुम रेडी हो जाओ, फिर मार्केट चलते हैं, तुम ग्रोसरी खुद कर लेना। शादी बात बदल कर बोला, मैं अबाया पहन कर आती हूँ। माही जल्दी से अपनी जगह से उठी। अबाया पहनना ना पहनाना तुम्हारी अपनी मर्जी है, ये मत समझना हम तुम पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। शाजिल ने कहा, मैं अपनी मर्जी से पहन रही हूँ। माही ने जवाब दिया। अरे पागल मत बनो। तुरंत अपने गुस्से पे काबू पाता उससे बोला, वरना दिल तो चाह रहा था थप्पड़ों से इसका मुंह लाल कर देता। हमने कुछ गलत तो नहीं कहा? हरीम ने सर झुकाए कहा। हरीम, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। दुल्हन ने सख्त लहजे में कहा, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें आपसे मोहब्बत है और हम आपके अलावा। चटाक। हरीम की बात बीच में ही रह गई जब दुल्हन ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे मारा, जिससे वो औंधे मुंह बेड पर गिरी। तुम। तुरंत कुछ सख्त कहता रुक गया। एक गुस्से भरी नज़र उस जोरों के तार रोती हरीम पे डालता ठा की आवाज़ से दरवाज़ा बंद करता हुआ बाहर निकल गया। हम आपके बिना मर जाएंगे। हरीम नम लहजे में कहती फूट फूट कर रोने लगी। लाला क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आरविश दुरेत को गुस्से से बाहर जाता देखा तो उसके पास आई। अगर मैं यहाँ रहा तो मुझसे कुछ बुरा हो जाएगा। दुरेत हाथों की मुठ्ठियाँ कर बोला, हुआ क्या है? आप तो हरीम के पास थे ना? आरविश ने उसको इतना गुस्से में देखा तो फिक्रमंद हुई। हरीम को समझा, आरविश, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। दुरे दांत पे दांत जमाए बोला, ये लाला ही आप क्या बोल रहे हैं? आरविश को दुरेत की बात पसंद नहीं आई। शादी करना चाहती है वो मुझसे, समझ नहीं आ रहा ये खुराफात उसके दिमाग में लाया कौन? तुरैत की बात पर आरविश का हाथ बेसाख्ता अपने मुंह पे बढ़ा। हरीम ने ऐसा खुद कहा? आरविश बेयकीनी नजरों से तुरैत को देखकर बोली, हाँ ना, उसने मेरी उम्र का लिहाज किया और न हमारे दरमियान मौजूद रिश्ते का। तुरैत सख्त खाइफ मालूम हो रहा था। हवेली में ये बात किसी को पता चल गई तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। आरविश ने कहा, जानता हूँ, इसलिए मैं अम्मा साई को कहता हूँ वो इसी जुम्मे हरीम का निकाह करवाए। दुरंत पथरीले लहजे में अपना मंसूबा बताने लगा। आरविश को बेख्तियार हरीम पर तरस आया। माजी। आशा आरविश को लेकर यमान के घर आए थे। उनका दिल नहीं चाह रहा था आरविश को ऐसी जगह लाने पे, मगर वो मजबूर थे। ये उसका घर है। आरविश की आवाज़ पे अपनी सोचों से बाहर आए। यही है तुम्हारी ज़िद पे मैं यहाँ आया हूँ। शबाश शाह ने हंगारा भरकर कहा, मैं अंदर जाती हूँ। आरविश ने बेचैनी से कहा, मैं साथ चलता हूँ। शबाश शाह उसका हाथ पकड़कर बोले, आप लोग कौन और यहाँ क्यों आए हैं? मुस्तकीम साहब ने शहबाज शाह और आरविश को अपने घर में दाखिल होता देखा तो पूछा। सहन में मौजूद चारपाई में बैठी फजर और ईशा भी उनको देखकर खड़ी हो गई। फजर कहीं ये ईशा फजर से बोली तो उसको सारी बात समझ आई। फजर के तासुरात एकदम सख्त हुए थे। तुम हो ना वो लड़की जिसने मेरे मासूम भाई को मासूम जाल में फंसाया था? फजर दंदनाती आरविश के पास आई तो आरविश डरकर शहबाज शाह का बाजू थाम गई। तमीज़ से बात करो, जानती नहीं तुम किसके साथ बात कर रही हो? शहबाज शाह खरत आवाज़ में बोले, सब जानती हूँ मैं किससे और क्या बात कर रही हूँ। आप मुझे बस इतना बताएं, यमान मेरा भाई कहाँ है? फजर ने तंजिया लहजे में कहा, मेरे बाबा चाचा से ऐसे बात मत करो, उन्होंने कुछ नहीं किया। आविश को फजर का शहबाज शाह से ऐसे बात करना पसंद नहीं आया था। तुम तो मुझसे बात मत करो, तुम्हें देखे बिना ही मुझे इतनी नफरत हो गई जो मैं बता नहीं सकती। सैयद घराने से ताल्लुक़ है ना तुम्हारा, तो इसका थोड़ा लिहाज करती, पर्दा तो कर लिया, मगर अपनी हदूद भूल गई। तुम। फजर की आवाज़ तेज़ से तेज़ होती जाए थी। फ़ायज़ा बेगम की शोर की आवाज़ पर बाहर आई। फजर की बातों को सुनकर आरविश का सर नफ़ी में हिलने लगा। मैं ऐसी नहीं हूँ। आरविश की आंखों से आंसू बहने लगे जो उसके निकाब में जैक्स हुए। फजर, हमें बात करने दो। मुस्तकीम साहब जो अब तक खामोश थे वो बोले, मैं बस आपसे पूछने आया था, अपने बेटे की जान के बदले क्या लोगे? शहबाज शाह सपाट लहजे में पूछने लगे। उनकी बात पे फ़ायज़ा बेगम हाथ अपने सीने पे पड़ा था। फजर ईशा को कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हुआ था कि किया क्या मतलब? फजर ने अटक अटक कर पूछा, वो लड़का अब जिंदा नहीं रहा, मेरे बंदों ने उसका कत्ल कर दिया। शहबाज शाह आम अंदाज में बोले, जैसे कोई बड़ी बात ना हो उनके लिए, मगर वो अपनी बात से सबका दिल चीर चुके थे। नहीं मेरा यमान। फ़ायज़ा बेगम इतना कहती ज़मीन पर ठा गई। अम्मी अम्मी। फजर ईशा भाग कर उन तक पहुंची थी।
बाबा सईद ने सर अस्पताल ले जाए। आरविश ने खौफ भरी नजरों से फायजा बेगम को देखकर कहा, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से हमने अपना अकलौता भाई खोया है। मेरी बद्दुआ है कि तुम्हें कोई खुशी नसीब ना हो। खुशियों के दरवाजे तुम पे बंद हो जाए। तुम लोगों ने जो मेरे भाई के साथ किया ना, उसका हिसाब अल्लाह तुम सब से लेगा। तुम सब तड़पोगे। ये मेरी आह है। फजर रोते हुए चीख कर बदुआएं देने लगी। आरविश को अपना सर दर्द से फटता हुआ महसूस हुआ। शहबाज शाह को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो आरविश की वजह से खामोश थे। वो आरविश को खुद से बदजन नहीं करना चाहते थे। फजर छोड़ो, इन्हें अम्मी को अस्पताल ले जाना है, ईशा ने रोते हुए कहा, जबकि मुस्तकीम साहब टैक्सी का बंदोबस्त करने गए थे। मैं अरसम को कॉल करती हूँ। फजर अंदर की तरफ भागी। आरविश चलो। शहबाज शाह एक नज़र उन पर डालकर आरविश का बाजू थाम कर बोले, इन्हें हमारी ज़रूरत है। आरविश ने फ़ौरन से कहा, बेटा जिद मत करो, चलो यहाँ से। शहबाज शाह उसकी सुने बिना अपने साथ लेकर चले गए। बाबा साहेब, मुझे गाँव नहीं जाना। आप प्लीज़ मुझे एक दफ़ा उनसे सबसे मिलने दें। मुझे बताना है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। इन्हें ये भी बताना है कि शायद उनका बेटा ज़िंदा हो। प्लीज़ बाबा साहेब, मुझे गाँव ना लेकर जाएँ। पता नहीं वो खातून कैसी होगी। आरविश मिन्नत भरे लहजे में शहबाज शाह से बोली, जो उसको आज वापस गाँव ले जा रहा था। खामोश रहो आरविश। गाड़ी ड्राइव करते दीदार शाह ने सख्त नज़रों से बैक मिरर से उसको देख कर कहा, मैं सारी ज़िंदगी के लिए खामोश रहने को तैयार हूँ, पर आप लोग मेरी इल्तिजा सुन लें। आरविश ने रोते हुए शहबाज शाह से कहा, जो बेतासुर बैठे थे। बाबा साईं, आरविश ने कुछ जोड़ा, तुम्हें किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम शहबाज शाह की बेटी हो। इन 2 टके के लोगों के बारे में ना सोचो। शहबाज शाह उसको अपने साथ लगाए बोले, बाबा साईं। आरविश ने कुछ कहना चाहा, पर शहबाज शाह ने बीच में टोक दिया, डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने से मना किया है, इसलिए फजूल की बातों में ध्यान नहीं दो। मेरी माँ कैसी है? फजर ने डॉक्टर को इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकलते देखा तो भागकर उसके पास आई। आई एम सो सॉरी, शी इज़ नो मोर। डॉक्टर ने अफसोस से भरे लहजे में कहा तो ईशा और फजर अपनी जगह साकित सी हो गई, जबकि मुस्तकीम साहब ने ज़ोर से अपनी आंखों को मीच लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोबारा चेक करें, वो बिल्कुल ठीक होगी। फजर अपना सर नफ़ी मिलाती तड़प कर बोली, अल्लाह आपको सब्र दे। डॉक्टर उसको हौसला देती चली गई। फजर ईशा रोती हुई फजर के गले लगी। है ईशा, रो क्यों रही हो? हमारी माँ बिल्कुल ठीक है। वो बस मजाक कर रही है ताकि यमान आ जाए, जिसे बचपन में करती थी। यमान कहीं चला जाता था तो फजर अपने साथ लगी ईशा के बालों को सहला कर बोली, मैं जाती हूँ उनके पास। ईशा अपने आंसू साफ करती इमरजेंसी वार्ड की जानिब भागी। फजर उसके पीछे जाने वाली थी जब अरसम ने उसका हाथ पकड़ कर रोक लिया। अरसम, अम्मी हमारा इंतज़ार कर रही हैं। फजर ने अपना हाथ आज़ाद करवाना चाहा। फजर, हकीकत को तस्लीम करो। अरसम उसको अपने साथ लगा था। तसल्ली आमिज़ लहजे में बोला तो उसका सहारा पाकर फजर फूट फूट कर रो पड़ी। इतना कि अरसम को संभालना मुश्किल हो गया। अपने कमरे में जाओ। हवेली पहुंच गए शहबाज शाह ने आरविश से कहा तो बिना कोई बात किए खामोशी से अपने कमरे के रास्ते चली गए। उसके जाने का यकीन करते शहबाज शाह ने अपने कदम मेहताब बेगम के कमरे की जानिब किए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा साहिब। शहबाज शाह ने अदब से सलाम किया। मेरे मना करने के बावजूद तुम उसके बज़ात को लेकर आए। मेहताब बेगम ने नफरत से आरविश का जिक्र किया। अम्मा साहिब प्लीज़, आरविश मेरी बेटी है, मेरी जिगर का टुकड़ा है, उसके खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। शहबाज शाह ने हद दर्जा संजीदगी से बोले, तुम अपनी बेटी की वजह से माँ से बद अखलाक़ी कर रहे हो। मेहताब बेगम ने मखूत भरे लहजे में कहा, गुस्ताखी माफ़ अम्मा साई, पर वो मेरी बेटी है और बेकसूर है, इसलिए कोई भी उस पर इल्ज़ाम न ठहराए। शहबाज शाह ने कहा, हमने तो दिलदार शाह से कहा था कि उस लड़के को बाद में पहले आरविश का गला दबा कर मार देना था। मेहताब बेगम की बात पर शहबाज शाह ने बामुश्किल खुद पे ज़ब्त किया। आरविश लावारिस नहीं है, उसका बाप ज़िंदा है। मैं उससे एक पल के लिए भी गाफिल नहीं होता। शुक्र करें आपके पोतों को बख्श दिया, मगर जो उनकी वजह से आरविश की हालत हुई ना मैं अपने अपने पिस्तौल की गोलियां उनके सीने पर बरसाता। शहबाज शाह का लहजा बर्फ़ की मानो ठंडा था। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी बेटी बदकिरदार साबित हुई है। हमारे ख़ानदान की बेइज्जती करवाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेहताब बेगम ने दो टूक कहा, मेरी आपसे गुजारिश है, ये एक बात बस हम चारों के दरमियान रहेगी, किसी और को इस बात की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। हवेली के किसी भी फर्द को भी नहीं, शाजिल और दरियत को तो बिल्कुल भी नहीं। शहबाज शाह ने जैसे अपना फैसला सुनाया, क्यों ना बताऊं, तुम्हारी लाडली के करतूत उन दोनों को गैरत का मामला है। मैं मेहताब बेगम नागवारी से बोली, अम्मा सही, अव्वल तो मेरी बेटी ऐसे नहीं, दूसरी बात मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया।
शहबाज शाह को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम तो ये बात छुपा भी लें तो ये बात रखो, वहाँ हवेली के 14-15 मुलाजिम थे जो आरविश के इस अमल से वाकिफ़ हैं। अब तक तो उन्होंने सबको बता भी दिया होगा, इसलिए मेरी मानो कत्ल कर दो उसका। मेहताब बेगम शैतानी मुस्कुराहट से बोली, आपको क्या लगता है उनको मैंने शहर में आज़ाद छोड़ दिया होगा? क्या मुझे अपनी बेटी का तमाशा बनवाना था? शहबाज शाह भी इन्हीं के बेटे थे, मगर उनकी बात सुनकर मेहताब बेगम की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई थी। क्या मतलब? मेहताब बेगम को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मतलब शहबाज शाह इतना कहकर उसको कुछ दिन पहले वाला वाक़या याद कराने लगे। साईं प्लीज़ हमें बख्श दें, हम किसी को कौन सा कुछ बताएंगे। दिलदार शाह के मंदे मन्नत भरे लहजे में शहबाज शाह से बोले, जो अपनी बंदूक में गोलियां भर रहे थे, मैं अपनी बेटी की इज्जत के मामले में रिस्क नहीं ले सकता। तुम लोगों ने वहाँ होकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम लोगों को कोई भी मेरी बेटी के खिलाफ जाने में इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए मैं सबको ख़त्म ही कर दूंगा ताकि एक ही झटके में सारा किस्सा ख़त्म हो। शहबाज शाह सर्द लहजे में बोले, साईं प्लीज़ रहम, इनका खून खुश हुआ था। शहबाज शाह के इरादे जानकर शहबाज शाह की ज़िंदगी में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं। शहबाज शाह अपनी बात कहता उनके सामने बंदूक तान ली। ठा ठा ठा, उससे पहले कोई कुछ कहता वो बात करता शहबाज शाह ने अंधाधुंध उन सब पे फायरिंग कर दी। कुछ ही सेकंडों में हर जगह खून फैल गया था। शहबाज शाह एक अजनबी नज़र उन पर डालकर उस क्वार्टर से बाहर चले आए जहाँ उसका खास आदमी खड़ा था। इन सब लाशों को ठिकाने लगा देना। शहबाज शाह ने खूब साथ दिया, जिसपे उसके खास आदमी ने जल्दी से सर को अस्पात में हिलाया। तुमने सबका कत्ल कर दिया। मेहताब बेगम अपने मुंह पे हाथ रखकर बोली, मेरी बेटी का मामला था, आपने बहुत गलत किया आरविश के पीछे बंदे लगाकर। वो मेरी बेटी है, हमें अपनी तरबियत पे पूरा यकीन है। आपको ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था। आरविश है कौन? शहबाज शाह ने संजीदगी से कहा, हम आरविश का वजूद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उससे पहले हम कोई गलत कदम उठा लें, तुम इसका बंदोबस्त कहीं और करो। मेहताब बेगम ने हतमी लहजे में कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ये पूरी हवेली आरविश के नाम कर देंगे। शहबाज शाह ने गोया धमाका किया। शहबाज होश में रहो, सरदार बनने के बाद तुम में बहुत घमंड आ गया है। हमने ये हवेली तुम्हारे नाम इसलिए नहीं की थी कि इस हवेली पे आरविश का हक नहीं, आने आने वाला जो सरदार होगा उसका हक है। मेहताब बेगम का लहजा खासा जताया हुआ था, हम आपसे बहस में नहीं पड़ना चाहते। आप कोई भी नुकसान आरविश को नहीं पहुँचाएंगी। शहबाज शाह इतना कहकर कमरे से बाहर चला गया। एक सैय्यदजादी होने के नाते आरविश ने जो कदम उठाया उसके बाद आरविश को कारी करना पड़ेगा, या मैं अपने हाथों से उसका कत्ल कर दूंगी, मगर उस गन को यहाँ रहने नहीं दूंगी। मेहताब बेगम को शहबाज शाह की बात आग लगा गई थी, तभी वो गुस्से में मंसूबे बनाने लगी। शहबाज शाह आरवी के कमरे में आया तो उसको कोने में घुटनों घुटनों में सर छिपाए बैठा पाया। उसको इतना डरा सहमा देखकर उन्होंने गहरी सांस खारिज की। आरवेश शहबाज शाह उसके सामने बैठकर प्यार से उसको पुकारा तो आरविश ने अपना सर उठाया। आप यहाँ फर्श पे क्यों बैठे हैं? बेड पर आए। आरविश ने उनको ऐसे बैठा पाया तो जल्दी से उठकर बोली, हाँ तुम पहले यहाँ बैठो और मुझे बताओ क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। शहबाज शाह ने उसको अपने रूबरू किया। मेरे कानों में बार बार गोलियों की आवाज़ आ रही है बाबा साहिब, ऐसा लगता है जैसे मेरा सर दर्द से फट जाएगा। उन आवाज़ों से जान छुड़वाती हूँ तो फिर उस लड़की की बददुआएं याद आ जाती हैं। आरविश ने बेबसी से बताया, देखो मेरा बेटा, उस बात को 4 माह हो चुके हैं, तुम भूल जाओ सब कुछ। शहबाज शाह ने संजीदगी से कहा, कैसे भूल जाओ? एक मासूम की जान मेरी वजह से गई है कि ये गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? आरविश अपने बाल नोचती हुई बोली। आरविश मेरा बच्चा, संभालो खुद को, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। शहबाज शाह ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, मेरी वजह से हुआ है, मुझे पता है सब। आरविश जोर से अपना सर नफ़ी में हिलाकर चीख कर बोली तो शहबाज शाह ने उसको अपने सीने से लगाया। तुम्हें मैंने एक काम कहा था, मेहताब बेगम ने पास खड़ी मुलाजिमा से कहा, जो आरविश के सारे काम किया करती थी। मेहताब बेगम की बात उसने उनके पास बैठी छोटी हरीम को देखा जो चॉकलेट खाने में मसरूफ़ थी, पर अपना हाथ जो उसने चादर में छिपाया हुआ था उसको बाहर करके एक शीशी मेहताब बेगम के सामने की, जिसको देखकर मेहताब बेगम की आंखों में चमक दर आई। ये क्या है? चॉकलेट खाती हरीम ने पूछा तो मेहताब बेगम ने उसको अपनी गोद में बिठाया। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, हरीम ने मुंह मसोड़ कर कहा, पता है मेरी चंदा, पर मेरे लिए तो आप बच्ची रहेंगी, क्योंकि मेरी बेटी की निशानी जो हो। मेहताब बेगम उसका माथा चूम कर बोली, मैं जाऊँ? मुलाजमा ने अपने माथे से पसीना साफ करके डर कर इजाज़त चाही। नहीं, अभी तुम इस जहर को आरविश के दूध में मिलाकर इसको पिलाओगी।
मेहताब बेगम ने तीखी नज़रों से उसको देखकर कहा, तो जहर के नाम पे। हरीम ने अपनी आंखें बड़ी की, दोनों हाथ मुंह पर रखकर हैरानगी वाला तासुर दिया। शाह साईं मुझे जिंदा कब्र में दफना देंगे, उसने डर कर कहा। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं ज़रूर तुम्हें इबरत का निशान बनाऊंगी। मत भूलो तुम्हारे सामने कौन बैठी है जो ऐसा कहने के लिए बोल रही हो। मेरे पास मुलाजमों की कमी नहीं, तुम्हें इसलिए बोली क्योंकि आरविश के काम तुम किया करती हो। मेहताब बेगम ने सख्त नज़रों से उसको देखकर सख्त लहजे में कहा, वो सब तो ठीक है पर इनको ये पिलाना क्यों है? मुलाज़िम ने डर कर कहा, क्योंकि जो इसने अमल किया उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। अगर वो ज़िंदा रही तो बाकी बच्चियों पे असर पड़ेगा। मेहताब बेगम हकारत भरी लहजे में बोली। उनकी गोद में बैठी हरीम फ़ौरन से बाहर को भागी थी, जिस पे ध्यान किसी का नहीं किया था। अब इनकी शादी करवा दे, अगर आरविश बीबी को कुछ हुआ तो शाह साई के कहर से हमें कौन बचाएगा? मुलाज़िमा को बस अपनी पड़ी थी, जाती हो या तुम्हारा काम अभी तमाम कर दूँ? प्रताप बेगम ने अपने पीछे रखी बंदूक को हाथ में लिए कहा, तो वो तीर की तेजी से वहां से रफू चक्कर हो गई। क्या काम है? शहबाज शाह ने मुलाजमा को आरविश के कमरे में आता देखा तो पूछा। वो जो पहले से खौफजदा थी, आरविश के बिल्कुल पास शहबाज शाह को देखकर उसकी रूह फना हुई थी। उसका वजूद थर थर काँपने लगा था, जो शहबाज शाह ने बखौर नोट किया था। पर उनके बाजू पे सर रख के आरविश हर बात से सिरे से ही अनजान थी। आरविश बीबी के लिए दूध लाए हैं, इसने डर कर अपने आने का मकसद बताया। आरविश दूध पीना है? शहबाज शाह एक नज़र उस पर डालकर नरमी से आरविश से पूछने लगा। नहीं बाबा साहिब, आरविश ने इनकार किया। आपको पीना चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और शाहजही आप यहाँ आए, आपको बड़ी शाह साहिबा याद कर रही थी। मुलाजमा ने जल्दी से कहा, आरविश को ये नहीं पीना इसलिए ये तुम पियो। शहबाज शाह उसकी बात नज़रअंदाज करके बोले, वो हम कैसे पी सकते हैं? वकला कर बोली, जैसे पिया जाता है यही यही पियो हमारे सामने। शहबाज शाह ने अपनी बात पर जोर देते कहा, हम नहीं पी सकते। मुलाजमा ने इनकार किया। क्यों? शहबाज शाह कड़ी नज़रों से उसको देखा। ये हम आरविश बीबी के लिए लाए हैं और उनको ही पिलाएंगे। वो अपनी हालत पे काबू पाकर बोली, जो मैंने कहा है वो करो। शहबाज शाह ने वॉर्न करती नज़रों से इसको घूरा। बाबा साहब आप इसको क्या करने का कह रहे हैं? आरविश को शहबाज शाह के रवैये पे हैरानगी हुई। कहाँ वो उनको अपने पास खड़ा होना पसंद नहीं करते थे और अब ये सब तुम बैठो यहीं। शहबाज शाह उसको बैठने का इशारा करते खुद खड़े हुए। शाह साहब खामोशी से पूरा गिलास खाली करो। शहबाज शाह ने उसके बाद बीच में काट कर कहा, तो वो अपना सर नफ़ी में हिलाकर बाहर जाने लगी। मगर ऐन दरवाजे के पास दो और मुलाजिम खड़ी थी, जिन्होंने इसको पकड़ कर वो उसको ज़बरदस्ती पिलाया। बाबा साहब आरविश हैरत से अपनी जगह खड़ी हुई। जहर पिलाना चाहती थी ये तुम्हें? शहबाज शाह उसको अपने साथ लेकर कहा, तो आरविश की आंखें हैरत से फैल गए। उसने बेयकीन नज़रों से उस मुलाजमा को देखा जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। 1 साल बाद दूसरी तीसरी दफ़ा बारात नहीं आई। लगता है इसकी किस्मत में शादी करना लिखा ही नहीं। आमिर खामोशी दुल्हन के जोड़े में मलबूस पैर पर बैठी औरतों की बातें सुन रही थी। आज उसकी शादी थी, मगर जिसके साथ ही उसका रोड एक्सीडेंट हो चुका था, जिससे वो अपनी जान की बाजी हार चुका था। उससे पहले भी दुल्हन बनी थी। पहली बार में लड़के वालों की तरफ से जाने किस बात पे इनकार हुआ, और फिर दूसरी दफ़ा में लड़का माजूर हो गया, जिस वजह से शादी नहीं हो पाई। उसने अपने लिए फ़ैसला लेना छोड़ दिया था, सब कुछ शहबाज शाह और कुलसुम बेगम के हवाले कर दिया था। वो जो उसके लिए फ़ैसला लेते वो अपना सर झुका देती। ईमान की मौत फिर फजर की बददुआ से वो भी नहीं समझी थी कि अपनी दादी के हकारत भरे अल्फाज उसके मारने के मंसूबे जानकर अंदर से टूट गई थी। आज उनकी मौत को 5 माह गुजर चुके थे। उनकी मौत प्लान क्रैश होने की वजह से हुई थी, जब वो हज करने जा रही थी, मगर शायद उनकी किस्मत में हज करना नहीं था। आरविश ने जब उन औरतों की बातें बर्दाश्त नहीं होते बेड से उठ खड़ी हुई। अरे कहाँ जा रही हो? हवेली पूरी मेहमानों से भरी पड़ी है, ऐसे में तुम जाओगी तो वो बातें बनाएंगे लोग। वारिया बेगम जो खुद अफसुर्दा थी, आरविश को बेड से उठता पाया तो फिक्रमंदी से गोया हुई। पर आरविश बिना कोई जवाब दिए कमरे से निकलकर भागकर शहबाज शाह के कमरे में आई। आरू शाजिल जो शहबाज शाह के कमरे में था, आरविश को और उसी जोड़े में ऐसा आते देखा तो उसको अपने सीने में ठीस से उठती महसूस हुई, जबकि किसी को कॉल करने में मसरूफ़ था। शहबाज शाह ने अपनी बेटी की हालत देखी तो होंठ सख्ती से भींच लिए। लाला हमें बाबा सही से बात करनी है। आरवी शहबाज शाह को देखकर शाजिल से बोली, तो शाजिल खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। आरविश बस बाबा साहब, शहबाज शाह ने कुछ कहना चाहा, मगर आरविश ने हाथ के इशारे से कुछ कहने से रोक लिया।
और कितना बाबा से और कितना मैं लोगों के आगे यूँ रुस्वा और ज़लील होंगी। मुझे नहीं करनी कोई शादी, मैं वो हूँ जो बददुआओं के ज़ेर असर है। आपको क्या लगता है एक ऐसी लड़की का घर बन सकता है जो जाने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है। हार्विश अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए बोली, ऐसी बात नहीं मेरे बच्चे। शहबाज शाह ने इसको समझाना चाहा। ऐसा ही है। मैं एक बद किरदार लड़की हूँ जिसने पहले एक लड़की को अपने पीछे लगाया, फिर जब दिल नहीं लगा तो उसको कत्ल करवा दिया। आरविश अपने चेहरे पे जोर से थप्पड़ मारती है, जियानी अंदाज में चीखी, आरविश आरविश आहिस्ता मेरी जान, तुम्हारी आवाज़ बाहर भी जा सकती है। शहबाज शाह उसके पास आकर बेड पर बैठा कर बोला, इन 2 सालों में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, कुछ अरसे के लिए यहाँ से दूर रहना चाहती हूँ। आरविश ने सपाट अंदाज में कहा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, बस तुम खुद को तकलीफ मत दो। शहबाज शाह का उसका चेहरा साफ किए नरमी से बोले, आपको कसम है मेरी कि आज के बाद आप मेरी शादी करवाने का सोचेंगे भी नहीं। आरविश ने अपना दूसरा मिधा बयान किया, ठीक है कोई और बात? शहबाज शाह ने कहा, आप सबको ये कहेंगे कि मैं अपनी पढ़ाई की वजह से जा रही हूँ। आरविश ने मजीद कहा, ठीक है। शहबाज शाह ने उसकी ये बात भी मान ली। यमान की आंखों में हल्की सी चंबिश होने लगी। उसने बामुश्किल आहिस्ता अपनी आंखों को खोला तो उसको सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा था। आपको होश आ गया, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। बात खड़ी नर्स ने इसको होश में आता देखा तो फौरन से कहती बाहर को भागी, जबकि यमान बेमकसद छत को घूरने लगा। मैं जिंदा हूँ, मैं बच कैसे गया? यमान को को घूरता खुद से सवाल करने लगा। हेलो यंग मैन। डॉक्टर उसके रूम में आता पुरजोश अंदाज में सलाम करने लगा। मैं यहाँ कब से हूँ? यमान ने बहुत हल्की आवाज़ में पूछा। गला खुश होने की वजह से उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। पूरे 2 सालों से। डॉक्टर की बात सुनकर यमान को शदीद किस्म का हैरत का झटका लगा। क्या? यमान चीख कर कहता उठने की कोशिश करने लगा, मगर इस तरह अचानक उठने की वजह से उसके सर से ठीसें उठने लगी। रिलैक्स, आपको और अभी आराम की ज़रूरत है। मैं दिलावर खान से बात करता हूँ, वो बहुत खुश होंगे आपके कोमे से बाहर आने की खबर सुनकर। डॉक्टर उसको बेड पे लेटाता हुआ बोला, दिलावर खान कौन? यमान अपने सर पे हाथ रखकर नासमझी से पूछने लगा। डॉक्टर, लगता है इनकी याददाश्त चली गई। पास खड़ी नर्स ने अफसोस भरी नज़रों से यमान को देखकर कहा। उसकी बात सुनकर यमान को पहला ख्याल आरविश का आया। काश ऐसा होता। यमान ने बेसाख्ता सोचा, मुझे सब याद है। यमान ने जल्दी ही से कहा, हम दिलावर खान को कॉल करके आपका बताते हैं, अभी आप रेस्ट करें। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में बोला, मुझे मेरे घर जाना है, मेरी माँ और बहनें मेरे लिए परेशान होंगी। यमान ने संजीदगी से कहा तो डॉक्टर के माथे पे नासमझी के बल नुमाया हुए। तुम्हारा नाम क्या है? दिलावर खान मुस्कुराती नज़रों से यमान को देखकर पूछने लगे। यमान मुस्तकीम। यमान ने मुख्तसर जवाब दिया। माशाल्लाह, नाम और शख्सियत दोनों बहुत खूबसूरत है। ज़ोबिया बेगम यमान के वारिस सदके हुई। आप लोग कौन हैं और मैं यहाँ कहाँ हूँ? मेरे घर वाले मेरे पास क्यों नहीं? यमान ने अपने अंदर सवालात के जवाब चाहे। मैं मशहूर फ़िल्म इंडस्ट्री का मालिक दिलावर ख़ान हूँ। ये मेरी ज़ौजा हैं ज़ुबिया दिलावर ख़ान। दूसरी बात ये कि तुम कहाँ हो? तो तुम इस्लामाबाद में हो। हम कराची से तुम्हें यहाँ लाए क्योंकि हम वहाँ ज़्यादा वक्त रुक नहीं सकते थे और ना तुम्हें अकेला छोड़ सकते थे। बाकी तुम्हारी फैमिली तो हमें उनका सेल नंबर दो, मैं उन तक इत्तला पहुँचा दूँगा। दिलावर ख़ान ने संजीदगी से सब कुछ बता दिया। मैं खुद जाऊँगा कराची। वापस जाने वो क्या समझ बैठे हो? ईमान खामोश परेशानी से बोला, तुम्हारा जाना ज़रूरी है क्या? ज़ुबिया बेगम उदास सी हो गई थी। इनको ईमान से अजीब किस्म सी उनसियत हो गई थी। ज़ुबिया, दिलावर खान ने उनको टोका तो वो खामोश हो गई। मेरा घर है वहाँ, मेरा जाना तो ज़रूरी है ना? यमान ने कहा, जब तुम मुकम्मल ठीक हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। दिलावर खान के मन में सवालात तो बहुत थे, मगर वो अपने अंदर दबाते बस यही बोले, ये है मेरा छोटा सा घर, उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। शातिल आरविश को अपने छोटे से फ्लैट लाता शरारत से बोला, सॉरी लाला, हमें पता है आपको यहाँ से अमेरिका जाना था, आपकी पढ़ाई का खर्च हो रहा है होगा। मैंने तो बाबा से इसे अकेले रहने का कहा था, खामखा आपको भी अब परेशानी होगी। आरवी शर्मिंदगी से बोली, आरू तुम परेशान शर्मिंदा मत हो, तुम्हें याद तो हूँ। मैं बता दूँ, मैं छुट्टियों पर हूँ, मतलब 2 माह बाद यहाँ तुम्हारे पास रहूँगा। उसके बाद तुम किसी और को हायर करना। वैसे भी लाला की सख्त वार्निंग है कि तुम 2 माह गांव के बाहर कदम भी नहीं रखोगे, इसलिए इसने मुझे बड़ा परेशान किया था, मगर तुम्हारी वजह से मेरा भी भला हो गया।
शाज़िल ने मुस्कुरा कर कहा, जज़ाकल्लाह खैर, पर अम्मा सही आपको बहुत याद करती हैं, इसलिए अपना वक्त आपसे जितना हो सके हवेली में गुजारा करें। आरविश ने इतना कहा। जब मैं छोटा था और मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, तो यकीन जानो मुझे भी वो बहुत याद आया करती थी। मेरा दिल नहीं लगता था, रातों को नींद भी नहीं आती थी। फिर मुझे आदत सी हो गई, इसलिए अब हवेली में अगर कोई प्यार से बात कर भी ले तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो चापलूसी कर रहा हो या खुशामदीद। शाज़िल हल्की मुस्कुराहट से बोला, तो क्या आप बदला ले रहे हैं उनसे? आरविश ने पूछा। अरे नहीं, मैं क्यों बदला लेने लगा, मैं तो जस्ट ऐसे बता रहा था तुम्हें। खैर तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का पकाता हूँ, शाज़िल ने रिलैक्स अंदाज में कहा। आप पकाएंगे? आरविश को ताज्जुब हुआ। हाँ क्यों, क्या तुमने मुझे अपनी तरह पोहर समझा हुआ है? शाज़िल ने मसनूई रूप से पूछा। नहीं मतलब आप कुकिंग कैसे? आरविश को समझ नहीं आया कि क्या कहे। तुम्हें पता है बाहर अकेले रहने में इंसान को ये फ़ायदा होता है कि वो सब कुछ सीख जाता है। अब देखो क्या हवेली में ऐसा कोई मर्द होगा जिसने बावर्ची खाने में कदम भी रखा होगा? यकीनन नहीं, पर एक मैं हूँ जिसके दिन की शुरुआत और रात का इख्तिताम किचन में होता है। यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर मुझे खुद करना पड़ता है। फिर जब स्टडी के चक्कर में रात भर जागना हो तो बार बार उठकर कॉफ़ी अलग से बनाना पड़ती है। शादिल ने मज़लूमियत से कहा, आप कितने बातूनी हो गए हैं? आदिश ने शादिल को बिना सांस लिए बस बोलता देखा तो कहा, हाँ क्योंकि मेरे 3 से 4 दोस्त हैं वहाँ, और मज़े की बात बताओ, वो सब एक से बढ़कर एक बातूनी किस्म के हैं, तो बस मुझे में उनकी अब सोहबत का असर पड़ गया है। शाज़िल उसकी बात पे हंसकर कहता, किचन में दाखिल हुआ तो आरविश भी उसके पीछे किचन में आई। लाला आप वहाँ हेल्पर रखना तो अफोर्ड कर सकते हैं ना? आरविश ने कहा। वहाँ हेल्पर हेल्प नहीं करता। शादिल ने गोल मटोल सा जवाब दिया, आपकी बीवी के मज़े होंगे। आरविश ने शादिल को महारत से काम करता देखा तो सताइश भरे लहजे में बोली, नहीं ये बसे बस तुम्हारे हैं। शादिल फ्रिज से अंडे निकाल कर उससे बोला, वो कैसे? आरविश को उसकी बात समझ न आई। पहले मुझे फ्रिज से आटा निकाल कर दो, फिर बताता हूँ। शादिल लब दांतों तले दबाए कहा, ये ले। आरविश ने फ्रिज से आटा निकाल कर उसको पेश किया। डियर सिस्टर, वो ऐसे कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। शाज़िल ने सुकून से बताया। क्यों नहीं करेंगे? आरविश ने जानना चाहा। शादी के अलावा भी बहुत से काम हैं और मैं इस शादी वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। शाज़िल ने बेजार शक्ल बनाई। आपको अमेरिका में कोई गोरी पसंद नहीं आई? आरवी जाने क्यों मुतजस्स हुई। नहीं, क्योंकि वहाँ लड़कियाँ काली होती हैं। शाज़िल ने शरारत से कहा तो आरविश ने घूरा। अच्छा अगर तस्वीर करें कोई लड़की आपको अच्छी लगती है तो क्या फिर भी नहीं करेंगे शादी? आरविश ने पूछा। नहीं, शाज़िल ने साफ चिट्ठा इनकार किया। कुछ अरसे बाद, तुम अंदर जाओ मैं यहीं हूँ, दिलावर खान ने यमान से कहा जो अपने घर के पास खड़ा बस उसको देखे जा रहा था। जाने क्यों अपने अंदर हिम्मत पैदा नहीं कर पा रहा था कि घर में दाखिल होता। इसका दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपनी कीमती चीज़ खो दी हो। अब अंदर चले, आप गैर होकर मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यमन दिलावर खान की बात पे बोला, आर यू श्योर मैं चलूँ साथ? दिलावर खान ने कंफर्म करना चाहा। जी बिल्कुल। यमान ने कहा तो दिलावर खान ने सर अस्पात में लाया जैसे अपनी रजामंदी जाहिर की हो। वो दोनों जब घर में दाखिल हुए तो खामोशी ने इस्तकबाल किया। यमान ने पूरे हॉल में नज़र घुमाई, फिर नीचे पीछे कालीन को देखा जिस पे बैठकर फ़ायज़ा बेगम कपड़े सिला करती थी। आज वो जगह पूरी खाली थी, ना फ़ायज़ा बेगम थी और ना उनके कपड़े सिलने वाली मशीन। लगता है घर खाली है। दिलावर खान ने अंदाज़ा लगाया। मैं अम्मी के कमरे में जाता हूँ। यमान अपने डर को काबू पाता फ़ायज़ा और मुस्तकीम साहब के मुश्तरका कमरे की तरफ भागा तो चौंक पड़ा, क्योंकि मुस्तकीम साहब निढाल हालत में बेड पर पड़े हुए थे और पास ईशा हाथ में सूप का बॉल पकड़े मुसलसल उनसे कुछ कह रही थी। अब्बा, यमान जल्दी से उनके पास आया। यमान। ईशा की आंखें हैरत से फैल गईं। यमान को अपने पास बिल्कुल जिंदा सलामत देखकर। अभी अब्बा को क्या हुआ है? यमान उसके तासुरात नोट किए बिना ईशा से बोला। दिलावर खान भी परेशान हो गए थे। जाओ जाओ, ये यहाँ से। मुस्तकीम साहब ने यमान को देखा तो मुंह मोड़ कर बोले तो यमान को तकलीफ़ हुई। मुझे माफ़ कर दें पर प्लीज़ ऐसा ना कहें, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। यमान की आंखें नम हुई। यमान, तुम कहाँ थे इतने वक्त से? तुम्हें पता है जब हम सब कितने परेशान थे। हमारी अम्मी तुम्हारी झूठी मौत का सुनकर हमें छोड़कर चली गई, फिर उनके बाद अब्बा की ये हालत। ईशा अपनी आंखों को साफ किए यमान से पूछने लगी, अम्मा अम्मा कहाँ है आपी? यमान मुस्तकीम साहब के पास से उठता ईशा से फ़ायज़ा बेगम का पूछने लगा।
इसको यकीन नहीं आ रहा था उसके पीछे ये सब हो गया है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ईशा इतना कहती रो पड़ी। आज फिर उसका गम ताज़ा हो गया था, जबकि यमान पत्थर का बन गया था। ये खबर सुनकर उसको आज अपना आप बदनसीब लोगों में से लगा, जिसने आखिरी वक्त पे अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा था। आप झूठ बोल रही हैं ना? यमान ईशा को कंधों से पकड़ता मुईद भरी नज़रों से देखने लगा। नहीं। ईशा उसके सीने पे सर टिकाती बस इतना बोली, मेरा मेरा कोई बेटा नहीं, मैं दो बेटियों का बाप हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मुस्तकीम सामने अटक अटक कर अपने अल्फाज किए कहे, आप अपने बेटे से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ने आपको बेटे की नेमत से नवाजा है। उसके बजाय आप शुक्रगुजार होने के उससे ऐसी बात कर रहे हैं। नाराज़गी अपनी जगह, मगर यूँ बेटे से मुंह मोड़ना अच्छी बात नहीं। दिलावर खान ने पहली मर्तबा बातों में हिस्सा लिया। अब्बा, यमान कहाँ जाएगा? ईशा ने यमान का हाथ ज़ोर से पकड़कर कहा, जहाँ 2 साल पहले था। मुस्तकीम साहब के जवाब पे यमान का दिल कट के रह गया। अगर मेरे इतने कहने के बावजूद भी आप अपनी बात पे कायम हैं तो ठीक है यमान, मैं तुम्हारा बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। दिलावर खान उस अफसोस भरे लहजे में मुस्तकीम साहब से बोलकर यमान को बोले, जो खाली खाली नज़रों से अपना बाप का ऐसा बेरहमी वाला सलूक देख रहा था। यमान अब कहीं नहीं जाएगा। ईशा ने नफ़ी में सर को चंबिश देकर कहा। अब्बा, यमान ने मुस्तकीम साहब का हाथ पकड़कर कुछ कहना चाह रहा था, मगर मुस्तकीम साहब ने अपना हाथ झटक दिया। तुम अपने कमरे में जाओ, अब्बा अभी नाराज़ है। ईशा इमरान के कंधे पे हाथ रखकर दिलासा देने लगी, अगर कि यहाँ रहा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मुस्तकिम साहब को अपनी बात पे वजन देकर यमान अपना आंसू पीता कमरे से बाहर, फिर घर से बाहर निकलता चला गया। यमान, यमान, रुको, मेरी बात सुनो प्लीज़, अब कहीं मत जाओ, अब्बा नाराज़ है, कुछ वक्त तक मान जाएंगे। ईशा बाहर की जानिब आती यमान को रोक कर बोली, मेरे लिए यहाँ इतना रहना ज़रूरी नहीं जितना अब्बा की ज़िंदगी ज़रूरी है। मैंने माँ तो खो दी है अपनी वजह से, मगर बाप को नहीं खो सकता। ईमान की बात पे ईशा जैसे कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी वजह से आप सबने बहुत तकलीफ़ देखी है, मगर अब दोबारा मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं होगा। ईमान ने शर्मिंदगी से सर झुका कर कहा, ऐसी बात नहीं यमान। ईशा ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा, मुझे अभी जाने दें अभी, मैं नहीं चाहता मेरी यहाँ मौजूदगी से अब्बा मजीद मुझसे खफा हो। यमान ने उसके हाथों पे अपना हाथ रखे, फजर को आने दो, वो तुम्हें देखेगी तो खुश हो जाएगी। तुम्हें पता है वो उम्मीद से है, जल्द तुम्हारा भांजा इस दुनिया में आएगा। ईशा ने एक और कोशिश की थी, आप ही मुझे कमज़ोर मत करें। यमान अपने कदम पीछे करता गाड़ी में बैठ गया, तो दिलावर खान ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा दिया। पीछे ईशा देर तक गाड़ी को दूर जाता देखने लगी।